हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा महामैराथन अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें 5 सालों का पिछले 5 सालों में जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। 2020 से लेकर 2026 में जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसे भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जितने भी आपके अति लघु क्वेश्चन आते हैं 100% आपके एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। पहला सेट 2025 का उठाते हैं और 25 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए समझते हैं इसका उत्तर कैसे सरल आसान शब्दों में लिख सकते हैं। बाद में इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो आपको 2 कारण बताना है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए पहला कारण देखते हैं। यूरोपीय देशों के बीच में युद्ध और संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। आपने नाम सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध का, नाम सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध का। ऐसे तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए इसीलिए यूरोपीय संघ ने स्थापना किया और फिर इसके बाद जो है युद्ध और संघर्ष को समाप्त करना और शांति बनाए रखना, ये इसका मुख्य काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, आर्थिक विकास या आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर विकास को मजबूत बनाना, ये इसका काम हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आसियान के 4 सदस्य देशों का नाम बताना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो ये 4 नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो पहले आप यूनेस्को के बारे में बताएंगे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है। क्या है? एक विशेष संगठन है जिसमें शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये तो बात होगी यूनेस्को के बारे में। इसका पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। ये लंबा चौड़ा नाम है और इसको यूनेस्को में इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। इस प्रकार से इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जिसका नाम होगा वो होगा आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, साइंटिफिक यहाँ पे सी से हो जाएगा कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हिंदी में और इंग्लिश में नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, साझी संपदा संसाधन का अर्थ क्या है। तो उसमें लिखेंगे, वे संसाधन जिनका उपयोग समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं, जो किसी व्यक्ति का और निजी संपत्ति का नहीं होता बल्कि पूरे समाज का होता है, उसे हम साझी संपदा संसाधन कहते हैं। जैसे चारागाह हो गया, जंगल हो गया, सड़क हो गया, तालाब हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अगले क्वेश्चन पे, मतलब वैश्वीकरण के 2 कारण बताइए। जो वैश्वीकरण है ये क्यों होता है वैश्वीकरण। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे, संचार और परिवहन तकनीकी का विकास, पहला पॉइंट। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि से वैश्वीकरण होता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो आजाद जब देश हो चुका है उसके बाद जो है कौन कौन सी चुनौतियां थी उसके बारे में लिखना है। देश की एकता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। आगे है, गरीबी को दूर करना और आर्थिक विकास करना, ये भी चुनौती काफी उस टाइम पे थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो अमेरिका, रूस है, ये अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिला के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें से चीन, फ्रांस, ब्रिटेन का भी नाम आता है। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी उसका कोई 2 कारण लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, देश में राजनीतिक अस्थिरता और विरोधी आंदोलन का बढ़ना, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव को अमान्य
में घोषित करना ये भी कारण माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, यह क्यों चलाया गया था। 1984 की बात है, भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था एक ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इसे उग्रवादियों को हटाने और पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए ये जो है आंदोलन किया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, आगे इसमें है नेक्स्ट की भारत की पूर्वोत्तर में दो राज्यों का नाम लिखना है। तो पूर्वोत्तर में 7 राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो आज से अरुणाचल प्रदेश और आज से असम, ये 2 लिख सकते हैं। बाकी इसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम आता है। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं, इसमें सिक्किम जो है, इसमें सिक्किम नहीं आएगा पूर्वोत्तर में, इसमें सिक्किम जो है आपका बस इतना ही रहता है, सिक्किम इसका भाई माना जाता है। ठीक है, 7 राज्य हैं, सिक्किम इसमें भाई माना जाता है। तो यहाँ पे जो है इतने आपके ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 2 7, यानी 7 राज्य आपके ये सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर राज्य में रखा गया है। ठीक है, सिक्किम जो है इनका भाई माना जाता है, 7 राज्यों में नहीं आता है। आगे यहाँ पे दूसरा सेट आ जाता है 2025 का ही, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के 2 देशों या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का नाम लिखिए। क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है, अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। फ्रांस और ब्रिटेन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि 1967 में आसियान के देशों की संख्या कितनी थी और उनका 2 नाम बताइए। तो आसियान में जब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उसमें 5 देश शामिल थे और उसमें 2 देश नाम आप लिख सकते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया मलेशिया दोनों नाम रिदम मिल रहा है तो याद रहेगा। और अन्य में बात करें तो उसमें थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये भी देश इसमें आते हैं। 2 नाम आप इसमें से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े जो काम है वो करती है WHO। ठीक है, मुख्य काम इसका रोगों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग को बढ़ाना, ये इसमें इसका एक काम होता है। जैसे कोरोना में WHO काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। आगे इसमें क्वेश्चन है कि सुरक्षा का पारंपरिक अवधारणा क्या है। तो सुरक्षा का जो पारंपरिक अवधारणा है वो क्या है, तो इसमें लिखेंगे, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का अर्थ है देश के बाहरी सैन्य मतलब सैनिक आक्रमण से बचाना और उनकी सीमाएं, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं कि देश को सुरक्षा करने के लिए बाहरी शक्तियों से या बाहरी देशों से, उसके लिए सैन्य संगठन का निर्माण करना या सैन्य संगठन जो स्थापित करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, आगे इसमें अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण बताइए। तो 2 कारण आप इसमें लिखेंगे, औद्योगिकीकरण सबसे बड़ी समस्या और प्रदूषण में वृद्धि समस्या मानी जाती है। वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक जो दोहन हो रहा है, ये वैश्वीकरण प्रक्रिया या पर्यावरण का समस्या का कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। तो भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य लिखेंगे, आर्थिक विकास पहला हो जाएगा, तो उसमें और लिख सकते हैं उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, भारत में नियोजन का मतलब होता है कि प्लानिंग के अनुसार भारत में काम करना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। अगर प्लानिंग के अनुसार काम किया जाए तो शायद गरीबी और बेरोजगारी कम हो सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो आप इसमें गुट निरपेक्षता में लिखेंगे कि शीत युद्ध के समय किसी भी शक्ति या गुट अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से विदेशी नीति को अपनाना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। यानी किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करना और उसका अलग होकर काम करना, मदद करना उनका, ये आपका गुट निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गठबंधन की रणनीति क्यों अपनाई जाती है। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए या स्थिरता बनाए रखने के लिए कई दल आपस में मिलकर गठबंधन बनाते हैं, फिर सरकार में आ जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि पूर्वोत्तर
देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है कि भारत के पूर्वोत्तर 2 राज्यों का नाम, तो असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश आप ले सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला सेट 25 का ही आपके सामने यहाँ पे है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन के दक्षिण एशिया के 4 देशों का नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? पहला तो भारत आ जाएगा इसमें, ठीक है। तीन नीचे दिए गए हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसमें नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान भी इसमें आते हैं दक्षिण एशिया में। आगे यहाँ पे है, नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया के 2 परमाणु हथियार संपन्न देश का नाम बताना है। तो भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? देश में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरा, वैश्विक समस्या जैसे गरीबी, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि को लेकर समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे यहाँ पे है, भारत में मूलवासी के लिए प्रयुक्त शब्द जो है उसका प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो मूलवासी का जो शब्द है इसका प्रयोग आदिवासियों या फिर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए किया जाता है। अगर इसमें बात करें कि इनकी कितनी प्रतिशत है, तो लगभग 8 से 9% जो है इनकी संख्या मानी जाती है। अगला है कि वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। तो भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, आप इसे देखे हैं, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्वतंत्रता के बाद भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट करता भी आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय विकास के 2 मॉडल बताइए। तो आज़ादी के समय विकास के 2 मॉडल में पहला लिखेंगे पूंजीवादी मॉडल, जैसे अमेरिका जैसा, ठीक है। दूसरा समाजवादी मॉडल, जैसे सोवियत संघ ने रूस जैसा। सोवियत संघ हमेशा समाजवादी मानता है और अमेरिका पूंजीवादी को प्राथमिकता देता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल की 2 बड़ी चुनौतियां लिखिए। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, यह सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। और खाद्यान्न संकट और सूखा भी पड़ा था, तो ये काफी 2 बड़ी चुनौतियां उनके समय में थी। अगला क्वेश्चन है कि आया राम गया राम का अर्थ बताइए। तो बार बार राजनीतिक जो दल होते हैं इसको बदलने की प्रवृत्ति को आया राम गया राम कहा जाता है। यानी जो पार्टी सरकार में आ जाए, ठीक है, विपक्ष वाले क्या करते हैं, जो पार्टी सरकार में आ जाए फिर उसमें अपने पार्टी को छोड़कर सरकार वाली पार्टी में आ जाते हैं, फिर सरकार जब चली जाती है तो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे सरकार में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को आया राम गया राम कहते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के 2 परिणाम बताइए। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में इसमें आप लिखेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हुआ, पहला परिणाम। दूसरा, राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर और भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को लागू किया गया। वहां पे पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान नहीं था, वहां पे उसका अपना संविधान था, लेकिन जब जो है 370 धारा हटाई गई फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया, ठीक है। आगे आते हैं अगले सेट की बात करते हैं। 2025 का ही अगला सेट आपके सामने आ चुका है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। दक्षिण एशिया 2 देशों का नाम बताना है। तो यहाँ पे छोटे देश पूछा है, तो भूटान और मालदीव हो जाएंगे, छोटे छोटे देश हैं। नेक्स्ट है, आसियान की शैली का अर्थ क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे आसियान देशों द्वारा आपसी विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता करना, सहमति बनाना और हस्तक्षेप न करना किसी में, ये नीति सुलझाने के लिए जो है पद्धति में आसियान शैली कहा जाता है। कहने का मतलब है कि आसियान शैली में जितने भी देश में जितने देश आते हैं उनमें शांति बनाए रखना, सहमति बनाए रखना, हस्तक्षेप किसी में ना करना, नीति को सुलझाना, ये सब जो है आसियान शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे इसमें है कि विश्व बैंक के 2 महत्वपूर्ण काम बताइए। तो विश्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं ये आपको बताना है। विकासशील जो देश है उनको ऋण प्रदान करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये विश्व बैंक का काम है। नेक्स्ट है गरीबी को कम करना और विकास योजनाओं को बढ़ावा देना, ये विकास बैंक का काम होता है, विश्व बैंक का, ठीक है। आगे इसमें है कि भारत में मूलवासी शब्द का प्रयोग जो किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीट किया गया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए। तो उसमें है लिखेंगे इसमें कि विभिन्न देशों की संस्कृति को आपस में आदान प्रदान करना, ये वैश्वीकरण की संस्कृति इस प्रकार से आदान प्रदान होती है। नेक्स्ट है
पश्चिमी जो जीवन शैली है वो उपभोक्तावाद का प्रसारवाद का कारण मानी जाती है। यानी पश्चिम से जब लोग भारत में आते हैं तो अपनी संस्कृति यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं और संस्कृति यहाँ से लेकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह कानूनी दस्तावेज था जिसके द्वारा रियासतों में 1947 में भारत संघ में शामिल करने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, अगला है वामपंथ और दक्षिण पंथ का अर्थ आपको बताना है। तो वामपंथ में लिखेंगे समानता और समाजवाद, गरीबी के हितों पर जोर देना, ये वामपंथ के लोग ऐसा मानते थे। नेक्स्ट है दक्षिण पंथ में परंपरा, निजी संपत्ति और मुक्त बाजार को समर्थन करना, ये दक्षिण पंथ के लोग ऐसा मानते थे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब और कहाँ हुआ था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद में, यहाँ पर इनका निधन हुआ था। अगला है गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। तो गैर कांग्रेसवाद इसमें लिखेंगे कि गैर कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए अन्य दल एकजुट होकर जो है विरुद्ध चुनाव लड़ना, ये गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। ठीक है, अगला है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की दो प्रमुख मांगे बताइए। तो पंजाब को अधिक स्वतंत्रता देना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना और पंजाबी भाषा का क्षेत्रों को पुनर्गठन करना, ये इसमें शामिल है, 2 पॉइंट इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला सेट आता है 2025 का ही अगला सेट आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है सोवियत राजनीति प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। तो जो सोवियत राजनीति प्रणाली है इसकी दो विशेषताओं में पहला पॉइंट है एक दलीय शासन प्रणाली, मतलब एक ही दल का शासन हो, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व हो। दूसरा है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, दो विशेषता ले सकते हैं। अगला है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है और इसे याद करना आसान है। यूरो देखिए यहाँ पे लिखा है, यूरो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। अस्थायी सदस्य 5 है, अस्थायी 10 हैं, टोटल 15 सदस्य इसमें हैं। आगे है साझा संपदा संसाधन, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। वैश्विक का अर्थ, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। विश्व के देशों के बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला है कि भारत में विलय का विरोध करने वाली दो रियासतें कौन सी थी, हैदराबाद और जूनागढ़। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना और सिंचाई पर जोर देना ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। अगला है कि पंचशील के दो सिद्धांत बताइए। तो पंचशील के दो सिद्धांत में लिखेंगे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन के बीच में क्षेत्रीय अखंडता को और संप्रभुता को बनाए रखना, पहला पॉइंट। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये इसमें सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट है प्रिवी पर्स की समाप्ति पर इसमें टिप्पणी लिखिए। तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1971 में 26वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें प्रिवी पर्स है, यानी जो रजवाड़े शासन थे जिनको पेंशन भत्ता वगैरह दिया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। अगला यहाँ पे तुष्टीकरण का अर्थ बताइए। तो किसी देश या समूह शांत रखने के लिए उसकी अनुचित मांग को पूरा करना ही तुष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला सेट आ जाता है 2025 का ही, यहाँ पे सारे सेट आपको मिल जाएंगे और सारे सेट मैंने यहाँ पे करा रखे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख पाएंगे। शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, यानी शॉक थेरेपी मॉडल कौन जो है निर्देश किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF के नाम से जानते हैं और विश्व बैंक के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो यहाँ पे IMF हो जाएगा और वर्ल्ड बैंक जो है, ये दो ऐसे संगठन थे जिन्होंने शॉक थेरेपी मॉडल जो है निर्देशित किया था। अगला है मजिस्ट्रेट संधि क्या है। तो उसमें लिखेंगे कि 1992 में हुई संधि के द्वारा यूरोपीय संघ औपचारिक स्थापना हुई और साझा मुद्रा राजनीतिक सहयोग को नींव रखी गई, इसी को मजिस्ट्रेट संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन का अर्थ बताइए। शक्ति संतुलन का अर्थ में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई एक अत्यधिक शक्तिशाली ना हो और शक्तियां एक दूसरे को संतुलित रखे तो इसे शक्ति संतुलन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब सभी देश क्या हो, अगर सभी देश बराबर होंगे तो कहीं न कहीं जो संतुलन होगा वो बना रहेगा, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, तो ये असंतुलन दिखाई देगा। नेक्स्ट है एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 के बारे
बारे में लिखेंगे कि यह एक सतत विकास के लिए 1992 में रियो डी जेनेरो में जो है एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। वहाँ पे एक वैश्विक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। इसी को एजेंडा 21 कहा जाता है कि पृथ्वी किस प्रकार से हमें संरक्षण करना है। ये जो रियो पड़ता है ब्राज़ील में और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला है वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में लिखेंगे, यह मंच जो है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों के विरोध और सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और मानवता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो ये काम, इसका जो काम है उस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नियोजित विकास का अर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे, नियोजित विकास के अर्थ में कि सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक संसाधनों को उपयोग कर विकास करना और जो है नियोजित विकास कहलाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे भारतीय विदेशी नीति के 2 सिद्धांत बताना है। तो इसमें पहला है गुटनिरपेक्षता, दूसरा है पंचशील और शांतिपूर्ण सौहार्द बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है? तो कांग्रेस सिंडिकेट के अर्थ में लिखेंगे 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्तिशाली वरिष्ठ नेता जो थे वो कांग्रेस सिंडिकेट उन्हें कहा जाता है, जो संगठन और निर्णय पर जो है प्रभाव रखते थे। यानी जो वरिष्ठ नेता होते थे उन्हीं को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला यहाँ पे 2024 का सेट आ जाता है। इसके इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। सोवियत संघ का ब्रिटेन का एक परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे परिणाम में क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मुद्दा जो है वो वैश्विक राजनीति की चिंता बनने का एक कारण है, एक कारण बताना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पूरी दुनिया को जो है पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ना, ये सबसे बड़ी वैश्विक राजनीति का चिंता का विषय बना हुआ है। अगला यहाँ पे है वैश्वीकरण का एक कारण बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। संचार और परिवहन तकनीकी में विकास। ठीक है, आगे है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी है? तो यूनेस्को जो है इसमें आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए। 25 का जो पेपर पूछा गया था वो 24 में रिपीट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा कि पूर्वोत्तर भारत में लगे 2 देशों का नाम। तो यहाँ पे चीन और म्यांमार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है गठबंधन सरकार का आशय क्या है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? तो उग्रवाद और जातीय संघर्ष मणिपुर की मुख्य समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे इसमें 2024 का अगला सेट आपके सामने आ जाता है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ये भी आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वी यूरोप के 2 विभाजित होकर देश कौन कौन से बने थे? तो यहाँ पे पहला है चेकोस्लोवाकिया, जो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया से बने हैं। फिर है यूगोस्लाविया में कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम बताइए, क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो है इसके बारे में बताना है। तो रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये 2 गैर सरकारी संगठन हैं। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर 2 महामारियां, तो कोविड-19 कोरोना और HIV एड्स जैसी वैश्विक महामारियां हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के दुष्परिणाम बताइए। तो 2 परिणाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्थानीय उद्योग का नुकसान होता है और आर्थिक असमानता में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि पहले केंद्र शासित प्रदेश से 2 राज्यों का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश और गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के बुनियादी ढांचे के 2 तत्व बताइए। तो लोकतंत्र हो जाएगा और न्यायपालिका स्वतंत्र। इस प्रकार से 2 ढांचे यानी 2 उसके मुख्य विशेषता हो जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात कर चुके हैं और महात्मा गांधी की हत्या भी हो चुकी है, मतलब कि इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगले स्तर पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर से यहाँ पे आपको रिपीट देखने को मिलेगा। 24 का सेट है और फिर इस प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे दूसरी दुनिया के रूप में पहचान देने वाला देश कौन सा है? तो दूसरी दुनिया सोवियत संघ जो है इसमें हो जाएगा और चीन इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे है सोवियत संघ के ब्रिटेन का परिणाम। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ के परमाणु हथियार संपन्न देश का नाम बताना। तो फ्रांस, ब्रिटेन ये परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। अगला है वैश्विक उष्मायन के 2 जो है दुष्परिणाम बताना है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो वैश्विक तापन है वही आपको पूछा गया है। जैसे
हिमनद जो है वो पिघलता है, यानी जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ होते हैं वो पिघल जाते हैं और समुद्र के स्तर जो है वो बढ़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन कहीं-कहीं देखने को मिलता है और बाढ़, सूखा जैसी घटनाएँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है वैश्विक सहयोग से हल होने वाली 2 समस्याएँ बताइए। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद ये समस्याएँ हैं। अगला यहाँ पे है कि देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों का नाम बताइए। पंजाब और बंगाल 2 ऐसे राज्य थे जो ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था। तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नई संस्था नीति आयोग जो है ये गठित किया गया था। अगला है 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शराबबंदी का उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो शराबबंदी का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 47 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। अगला यहाँ पे 2024 का नेक्स्ट सेट आ जाता है आपके सामने। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सुरक्षा से आशय क्या है, तो उसमें लिखेंगे बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, खतरों से देश के और नागरिकों की रक्षा की स्थिति को सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। इसमें लिखेंगे औद्योगिक धुआं, रासायनिक अपशिष्ट और वाहनों से निकलने वाले जहरीले गैसें ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास का अर्थ बताइए। तो सतत विकास होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य में जो है इसकी पीढ़ियों के लिए बचा रहे, तो इसे हम कहते हैं सतत विकास। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा कवच का अभिप्राय क्या है। तो सरकार द्वारा गरीबी, बेरोजगारी, वृद्ध और कमजोर वर्ग को दी जाने वाली आर्थिक सामाजिक सहायता ही सामाजिक सुरक्षा कवच कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने है लिमिट्स ग्रोथ पुस्तक कब किसने प्रकाशित किया था। तो 1972 में जो है 1972 में प्रकाशित किया था डोनेला मिडोज ने उनके सहयोगी ने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल देने वाला दल कौन था। तो भारतीय जनसंघ। बाद में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विचारधारा सामने देखने को मिली है। बात करें अगले क्वेश्चन पर 1977 का चुनाव पक्ष में नारे लगाए गए थे। तो लोकतंत्र बचाओ ये तानाशाही के विरुद्ध में नारा लगाया गया था 1977 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है इसके बारे में बताना है। तो वे मंडल आयोग के अध्यक्ष थे और एक भारतीय राजनेता थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है अगला सेट, और यहाँ पे सेट इस प्रकार से 2023 का शुरुआत होता है। तो 23 में क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण एशिया 2 देशों को नाम बताइए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आगे यहाँ पे यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य बताइए। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सबसे अधिक वीटो पावर देने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे रूस हो जाएगा और अमेरिका ही इसको वीटो पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के 2 एजेंसियों का नाम बताइए। तो यूनेस्को हो जाएगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाले 2 एनजीओ का नाम बताना है। एनजीओ का नाम बताना है। तो यहाँ पे है पहला एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 एजेंसियाँ या फिर जो है एनजीओ हो जाएंगी। अगला है साझी संपदा का अर्थ, इसको क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आपातकाल के 2 कारण बताइए। ये भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि 370 की समाप्ति पर 2 परिणाम बताइए। तो इसमें लिखेंगे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा समाप्त हुआ है और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख रूप में विभाजित हुए हैं। ठीक है। आगे इसमें जापान पर गिराए गए जो परमाणु बम था उनका नाम क्या था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सेट यहाँ पे इस प्रकार सबको दिखाई देगा 2023 का जाता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे। अगला है यहाँ पे शीत युद्ध की 2 राजनीतिक विचारधाराएं क्या थी। तो पूंजीवादी और साम्यवादी यानी समाजवादी विचारधाराएं थी।
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा स्थापित दो सैन्य संगठन का नाम बताइए। तो नाटो हो जाएगा और सीटो हो जाएगा, नाटो और सीटो। ठीक है। नेक्स्ट है टिकाऊ या सतत विकास के बारे में बताना है, ये भी क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। ऐसा विकास जो वर्तमान के आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य में पीढ़ियों के लिए जरूरत को समझौता ना करे, नहीं भविष्य में बचा रहे, तो उसे हम सतत विकास या टिकाऊ विकास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका पर संप्रभुता का दावा करने वाले दो देश का नाम बताइए। ब्रिटेन और अर्जेंटीना ये मानते हैं कि जो है अंटार्कटिका हमारा है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के नाम बताइए। तो मुस्लिम और ईसाई हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसको कोई दो कारण बताइए। क्यों कहा जाता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो क्षेत्र हैं दोनों भागीदारी होती है, इसलिए कहा जाता है। दूसरा, सरकार द्वारा नियोजन के साथ साथ निजी उद्यमों की स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताएं बताइए। तो दो विशेषताओं में पहला है पहले प्रयोग न करने की नीति, नो फर्स्ट यूज। दूसरा है शांतिपूर्ण उपयोग पर बल और न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। इस प्रकार से आगे इसमें है आपातकाल के दो संवैधानिक परिणाम बताइए। पहला है इसमें मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर दिया गया था। दूसरा, केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, आपातकाल के समय में। अगला प्रश्न यहाँ पे है दलित आंदोलन के समर्थन में दो राजनीतिक दलों का नाम बताइए। तो पहला है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से दो लिख सकते हैं। आगे इसमें है पूर्वोत्तर भारत से लगे दो देशों का नाम, ये भी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले सेट पर। यहाँ पे 2023 का अगला सेट आ चुका है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसे आप याद कर सकते हैं 1949 में, यानी नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 में की गई थी। अगला आसियान की स्थापना कब की गई थी। तो बैंकॉक घोषणा पत्र के दौरान 1967 में हस्तर के बाद जो है आसियान की स्थापना की गई थी। यानी सिंपल में कहा जाए तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 2004 में जो है साप्टा समझौते पर साइन किया गया था सार्क सदस्यों यानी सार्क देशों के द्वारा। अगला है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण इकाई क्या है। तो इसे यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड प्रोग्राम। इसको बोलते हैं जो है यूएनईपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो जापान का एक शहर है, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को जो है रोकने की बात कही गई थी। तो इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे है कि भाषाई राज्यों के लिए अनशन करने वाले कार्यकर्ता कौन थे। तो पोट्टी श्री रामुलु जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पोट्टी श्री रामुलु के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो ये अनशन करने वाले पहले व्यक्ति थे भाषा के आधार पर राज्यों को डिवाइड करने में। ठीक है। अगला है आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो जवाब होगा जॉर्ज फर्नांडिस ने जो है 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था। अगला है ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंसू क्या है। तो आंसू में इसमें इसका पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी असम का एक छात्र संगठन है, आंसू के नाम से जाना जाता है। 2022 के सेट पे आ जाते हैं। 2022 का सेट इस प्रकार से पूछा गया है। नाटो के सदस्य देशों का नाम पूछा है, कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट है कि चीन की सामवादी क्रांति 1949 में चीनवादी की सामवादी क्रांति हुई थी और उसका नेतृत्व किया था माओ तुसे तुंग ने। किसने? माओ तुसे तुंग ने किया था। अगला यहाँ पे किस संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अंग बताइए। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, ये दो अंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के मूलवासी का शब्द का प्रयोग आदिवासी जनजाति के लिए किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। फिर नेक्स्ट है शतपुष्टि विकास, ये भी रिपीट किया गया है। स्वतंत्रता के बाद क्या चुनौतियां थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बेरोजगारी और गरीबी को कम करना।
पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बताना है। तो एक स्वतंत्रता प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी नेता थे और 1974 में जन आंदोलन के प्रमुख नेता बने थे। चिपको आंदोलन क्या होता है? तो यहाँ पे चिपको आंदोलन के बारे में लिखना पड़ेगा कि पेड़ों की कटाई के रोकने के लिए लोग पेड़ों के द्वारा चिपक जाते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता था। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था और ये उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे है नेक्स्ट 2020 का सेट आपके सामने आ चुका है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करता आप यहाँ पे देख पाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहाँ पे कि भारत में 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए, इसके 2 कारण बताइए। तो इसमें देखिए पहला कारण है, यह संधि परमाणु शक्तियों और गैर परमाणु देशों के बीच में भेदभाव को पूर्ण करना माना गया था, इसीलिए भारत ने साइन नहीं किया था। भारत अपनी स्वतंत्र परमाणु नीति और सुरक्षा हितों को बनाए रखने का जो है चाहता था, इसीलिए साइन नहीं किया गया। अगला है ताड़ी विरोध आंदोलन महिला आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें महिलाओं का सक्रिय भागीदारी रहा है। और दूसरा है महिलाओं ने शराबबंदी के लिए सामाजिक सुधार का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन क्या था, किस तरह से संबंधित था? क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट यहाँ पे किया गया है। अगला है कि 1969 में कांग्रेस से विभाजन के 2 कारण बताइए। संगठन और नेतृत्व के बीच में सत्ता संघर्ष, जैसे सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी। सिंडिकेट का मतलब यहाँ पे जो वरिष्ठ नेता थे, जो काफी उम्र दराज थे, वो लोग और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद हुआ था। राष्ट्रीय चुनाव और नीतिगत जो मतभेद यह देखने को मिला था। अगला प्रश्न है कि 2014 लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाने वाले दल का नाम बताइए और उसके 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो जाएगा, 2014 से सत्ता में है। और फिर इसके बाद 2 कारण हो जाएंगे इसके, मजबूत नेतृत्व और विकास के वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मजबूत नेतृत्व किया गया और विकास के वादे भी किए गए। भ्रष्टाचार विरोधी भावना और जन समर्थन काफ़ी इनको मिला, जिसके कारण अभी तक जो है सत्ता में काबिज है। ठीक है, अगला है भारत और चीन के बीच की विवाद के 2 कारण, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला यहाँ पे सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी और अस्थायी सदस्य का नाम, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण पर्यावरण समस्या के 2 कारण बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। औद्योगिकरण एवं प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन। दोस्तों हर साल क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो एक बार बस पूरा अच्छे से इसको आप देख लीजिए अच्छे से, आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। वर्चस्व का अर्थ क्या है? तो किसी देश या समूह अन्य देशों के समूह पर प्रभुत्व जो होता है उसी को वर्चस्व कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है 26 में, तो उसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट है एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार जो वृद्धि हो रही है, जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है, उसी ग्रीन हाउस जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रटलैंड रिपोर्ट का तात्पर्य क्या है? तो 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट जो है आवर कॉमन फ्यूचर जिसमें सतत विकास की अवधारणा दी गई है, इसी को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है रजाकार कौन थे? तो रजाकार में देखिए हैदराबाद के रियासत में निजाम के समर्थन अर्धसैनिक स्वयं सेवक जो भारत में विलय के विरोध कर रहे थे, उन्हें रजाकार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी नीति का उद्देश्य बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आगे देख लेते हैं सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सिंडिकेट से आशय क्या है? तो कांग्रेस की पार्टी में जो शक्तिशाली वरिष्ठ नेता थे उन्हीं को सिंडिकेट का नाम दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। टिकाऊ विकास की अवधारणा सतत विकास से पूछा गया, भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीयतावाद से क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए। तो इसमें लिखेंगे किसी क्षेत्र के हितों, संस्कृति या पहचान को राष्ट्रीय हित से अधिक मानना, समझना या महत्व देना क्षेत्रीयतावाद कहा जाता है। नेक्स्ट है मंडल आयोग क्या है? तो 1979 में गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में यहाँ से आ सकते हैं, वो ऐसे ही छप जाएगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब आपको इसका PDF
चाहिए तो PDF के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज करेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको PDF। जो इसका नंबर है 9250 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज करेंगे 9250 26 35 35, तो आपको PDF जो है अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।